नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात पेरेंटिंग की, लेकिन ये पेरेंटिंग के गुर सिखाएंगे साइकोलॉजिस्ट। हम इस वक्त इहवास में हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज। उसके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर नवीन ग्रोवर। यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। उनसे समझेंगे कि नए नए माता पिता बने हों या आपका बच्चा एक सर्टेन एज तक हो, पेरेंटिंग में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया किडोक्रेसी से बात करने के लिए। पेरेंटिंग टिप्स को लेके लोग तरह तरह की पेरेंटिंग टिप्स दे रहे हैं। आप उसी चीज़ में लंबे समय तक आपका अनुभव है, पढ़ाई लिखाई है, आप कैसे डिफाइन करेंगे और किन किन सुझावों को देना चाहेंगे पेरेंट्स को? नमस्कार। पेरेंटिंग के बारे में सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी पेरेंट किताब पढ़ के पेरेंटिंग नहीं कर सकता। एक ये सबसे पहले बात हमें समझने की ज़रूरत है। और इसमें एक बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस दी थी, एरिक एरिक्सन। उन्होंने ये बोला और मुझे वो बात बहुत पसंद आई। वो बोले कि आप साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स अपने बच्चे पे लगा के दिखाओ, फिर मैं आपको मानूं। तो वो कहते हैं जब आप अपने बच्चे को उठाते हो अपने हाथों में, तो आपके साइकोलॉजी के प्रिंसिपल विंडो से बाहर चले जाते हैं करके। तो ये बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती, जैसे बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमें शुरू से ही ना कहनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िकल अब्यूज़, ये सबसे पहला कि लोग कहते थे कि पहले हमारे माँ बाप ने हमको पीट पीट के बड़ा किया, तो वैसे, लेकिन अगर ठीक है हमारे माँ बाप ने किया और उस वक्त इस चीज़ को सही तरह से शायद ले लिया जाता था, लेकिन फ़िज़िकल अब्यूज़ की पेरेंटिंग के अंदर में कोई जगह नहीं है। दूसरा है इमोशनल अब्यूज़। इमोशनल अब्यूज़ में हम लोग ये कहते हैं कि आजकल कारण चाहे कुछ भी हो, लोग कहते हैं कि पेरेंट्स के पास समय नहीं है, या दोनों वर्किंग है, इंडिविजुअल फैमिली है, जॉइंट फैमिली नहीं है। हम लोग अभी कारण पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी इस चीज़ की बात करते हैं इमोशनल अब्यूज़। इमोशनल अब्यूज़ में ये है कि बच्चे को ये मैसेज देना कि हम तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं और तुम उसके बदले में हमारे लिए, जैसे हम बात कर रहे हैं 5, 6, 7 साल के बच्चे की, तो 5, 6, 7 साल का बच्चा लव एंड केयर उसको ज़रूरत है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आपकी लव एंड केयर उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आपको उससे लव एंड केयर वापस उसने नहीं देनी है। वो आती है अपने आप ऑटोमेटिकली, वो दूसरी बात है, लेकिन ये उसकी जिम्मेवारी नहीं है आपको समझना या आपको आपकी लव एंड केयर वापस देना। मैंने कितने माँ बाप को ये कहते हुए सुना है कि मैं सुबह जाती हूँ या मैं सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, इतना काम करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम टीवी बंद कर दो, या अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम ऐसा मत करो, और तुम हो कि मेरी बात सुन नहीं रहे हो, तो तुम तो मुझे तो मुझे लगता है इसको हम इमोशनल अब्यूज़ कहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इन चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। उसके अलावा एक और चीज़ आती है जो आप अभी भी कह रहे थे इंटरव्यू शुरू करने से पहले भी, हम एक टाइम देने को हम रामबाण मानते हैं। हम मानते हैं कि टाइम स्पेंड करो, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो। हम लोग कहते हैं बात टाइम स्पेंड करने की नहीं है, फिर लोग कहते हैं नहीं जी क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। अब आजकल क्वालिटी टाइम की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। क्वालिटी टाइम की डेफिनेशन ये है कि मेरे पास वीकेंड पे टाइम है, वीकेंड पे मैं अपने बच्चे को लेके 5 दिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा डिसिप्लिन रहे। 5 दिन तक मेरा बच्चा सुबह उठ के तैयार हो जाना चाहिए बिना कुछ कहे, रोए ना, जिद ना करे, ये ना कहे कि मुझे ये नहीं खाना, ये खाना है, जो मैंने बनाया वो चुपचाप खा ले, क्योंकि मुझे भी ऑफिस पहुंचना है। तो 5 दिन तक, जब मैं शाम में वापस आऊँ थक हार के, बॉस से कभी कभी गालियाँ खा के, तो शाम में जब मैं आके कुछ बनाऊँ या जो भी कुछ करें उसको बोलूँ कि तुम अपना काम करो, तो चुपचाप अपना काम करे, कोई भी शैतानी ना करे। लेकिन जैसे ही सैटरडे और संडे आए, अब मेरा 5 दिन का गिल्ट है क्योंकि मैंने 5 दिन तक सो कॉल्ड अच्छी पेरेंटिंग नहीं की। तो अब मैं उस गिल्ट को ओवरकम करने के लिए सैटरडे और संडे को क्या करूं, उसको लेके जाऊं मॉल में, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, उसको मॉल में लेके जाऊं, उसको पिज़्ज़ा खिलाऊं, उसको बर्गर खिलाऊं, उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाऊं, चाहे उसकी इच्छा है या नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक्सेसिबिलिटी मॉल में ही जाने की है। मेरे पास सैटरडे और संडे है, शायद सैटरडे भी नहीं है, संडे है खाली। तो मेरे पास, हमारे यहाँ 5 डेज़ वीक कोई ऐसा प्रिवलेंट नहीं है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको 5 डेज़ वीक मिलता है, नहीं तो सभी लोग 6 डेज़ वीक में काम करते हैं।
तो उन लोगों के लिए संडे है उनके पास, तो कहीं दूर जा नहीं सकते किसी और प्लेग्राउंड में, तो उनको यही है कि मॉल में जाना, खिलाना पिलाना और ये सब कुछ करना है, या डिपेंडिंग ऑन जिस भी सिटी में वो रहते हैं। तो उस दिन में मुझे उसको ओवर फीड करना है, उस दिन में मुझको ओवर लव देना है और ये सब कुछ करके करना है। तो मुझे लग रहा है एक ये चीज़ हमें समझना चाहिए कि आप चाहे आप थोड़ा टाइम दे पाएँ, रोज़ की टाइम में भी जब आप थोड़ा टाइम देते हैं, अपनी टेंशन को दूर करके उसको वो जिद करने दीजिए, उसको वो परेशानी करने दीजिए आपको वो करके। और ये मेरा पर्सनल मानना है। आप कह सकते हैं कि मैंने इस हाइपोथेसिस को बनाया, लेकिन फिर मैंने इसको साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे मैंने इसको चेक भी किया, तो मैंने पाया कि बच्चे अगर आपको बचपन में, बच्चे जब छोटे होते हैं तब आपको अगर तंग कर लेते हैं, तो जब आप बड़े होते हैं तो वो तंग नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप उनको बचपन में शैतानी नहीं करने दोगे तो फिर वो बड़े होके, वो एक तरह से कंपनसेटरी बिहेवियर है, तो वो उसको करते हैं। हमने भी देखा है जी। तो अभी तो मैं काफ़ी लगातार बोल लिया, अब मैं चाहूँगा कि आप जो बीच में मैं ये कह रहा हूँ सर कि इसमें जो आप कह रहे हैं कि क्वालिटी टाइम वो रोज़ दिन होना चाहिए, कुछ देर का ही होना चाहिए, वो एक साथ कंपनसेट करने की कोशिश मत कीजिए। एक साथ आप जा रहे हैं सैटरडे संडे घूमने, अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है कि वो कंपनसेशन हो रही है उन 5 दिन की। तो एक तरह से बच्चे को उस रूटीन में डाला जा रहा है कि 5 दिन के लिए तुम मुझसे बात मत करो, जैसे मैं कहूँ वैसे करो, तुम कुछ नहीं बोलोगे। 2 दिन के लिए तुम राजा हो, तुम कुछ भी करके कह सकते हो। तो बच्चों के लिए, इतनी छोटी उम्र वाले बच्चों के लिए ऐसा शेड्यूल फॉलो करना बहुत मुश्किल है। क्या लगता है सर कि ये जो है वो, इसका नकारात्मक असर कैसे पड़ता है? क्वालिटी टाइम की बात आपने कही, या आपने कहा कि फिज़िकल आपने अब्यूज़ किया, मारा पीटा, या ज़ोर से चिल्लाया, डांटा, इमोशनली ब्लैकमेल करने की या अब्यूज़ करने की कोशिश की, इसका नकारात्मक असर आप कैसे देखते हैं बीइंग अराउंड? ये कह पाना बहुत मुश्किल है, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। साइकोलॉजिकल थियरीज तो बहुत क्लियर हैं, वो तो कहती हैं कि अगर नेगेटिव, अगर आप मारेंगे पीटेंगे, फिज़िकल अब्यूज़ किया आपने और इमोशनल अब्यूज़ किया है और बचपन में अच्छा वातावरण नहीं रहा है, तो उसका असर जब आदमी बड़ा होता है उसकी पर्सनैलिटी पे पड़ता है और उनकी ज़िंदगी ठीक से नहीं चलती है। लेकिन ये 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है। इसमें हम ये कंट्रोवर्सी बहुत सदियों से चली आ रही है, नेचर वर्सेस नर्चर कंट्रोवर्सी। तो उसमें सेटलमेंट यहीं पे आके हुई है कि नेचर और नर्चर में इंटरेक्शन होता है। तो कुछ बच्चे जेनेटिकली इतने स्ट्रॉन्ग आते हैं कि उनको एनवायरनमेंट ख़राब मिलता है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा करते हैं। कुछ लोग कई बार इतना वीक नेचर लेके आते हैं कि उनको एनवायरनमेंट आप कितना मर्जी बढ़ा दे दीजिए, लेकिन फिर भी वो बाद में ठीक नहीं कर पाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि 1-to-1 हम इसको रिलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि फ़िज़िकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, इनके परिणाम लोगों की पर्सनैलिटी के ऊपर अच्छे नहीं होते। उनको रिश्तों का एहसास वो इतनी अच्छे से नहीं कर पाते हैं जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनको अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते हैं, अपनी सक्सेस को अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें तो उनके उसमें आड़े आ। शुरुआती दौर में अगर कहें डॉक्टर साहब कि जब कोई नया नया पेरेंट बना है, उनको किस तरीके से केयर करनी चाहिए? क्या बच्चा जो है वो शुरू से ऑब्जर्वेशन इसके लिए उसका बहुत स्ट्रांग होता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अभी तो वो छोटा है, इसको हम कहते हैं इम्प्रिंट्स। ये बच्चों के ऊपर इम्प्रिंट्स बनते हैं। इसका एक एग्जांपल है, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी होती है, कि इवोल्यूशनिस्ट होते हैं, तो उसने एक एग्जांपल दिया था, डक्स से रिलेटेड था वो। तो डक्स क्या करती है, डक्स जैसे ही पैदा होती हैं, बाहर निकलती है, जैसे ही पैदा होती हैं, उनको जो पहला मूविंग ऑब्जेक्ट दिखाई देगा वो उसी को अपनी मदर मान लेती है। मदर मतलब अपना केयर टेकर। तो उसने ये प्रूव करके दिखाया कि जैसे डक्स पैदा हुई, डक मदर को तो हटा दिया, वो खुद अपना चल पड़ा, तो डक्स उसके पीछे 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 पीछे। तो अब उनके लिए वो अपने डक्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, वो उस आदमी को फॉलो कर रहे थे उन्होंने, क्योंकि उसको मूविंग सबसे, उस साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे, उसको सबसे पहले उन्होंने देखा था। तो इसको हम कहते हैं इम्प्रिंट्स। बच्चा सीखना चालू कर देता है माँ के पेट से ही, वहीं से इम्प्रिंट्स पढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए लोगों ने, अगर देखा हो आपने, तो कई बार लोगों ने क्या, एक ये फैड शुरू हुआ है कि जब 9 महीने प्रेगनेंसी होती है, उस वक्त में लोग अच्छे चीज़ें सुनना चाहते हैं, अच्छा खाना। ये हमारे
डॉक्टर्स भी राय देते हैं और शास्त्रों में भी लिखा है, पुरानी परंपरा का हिस्सा भी। पुरानी परंपरा का हिस्सा भी है कि आपको हर तरह का खाना खाना चाहिए, अच्छे विचार लाने चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, क्योंकि नहीं तो वो गुण बच्चे में चले जाएंगे। कुछ हद तक ये सही भी है, वो इम्प्रिंट्स बन रहे हैं। फिर उसके बाद में जब वो पैदा होते हैं तो आप मान के चलिए कि डे 1 से ही उनके इम्प्रिंट्स बन रहे हैं। आपको नहीं पता चल रहा है कि उनको समझ आ रहा है, लेकिन उनको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो जैसा आपका बाहर वातावरण से व्यवहार होगा वैसा ही उनके ऊपर में वो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऑब्वियस है कि अगर आप आपस में भी लड़ रहे हैं, आप बच्चे के ऊपर अब्यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप आपस में एज ए माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, बच्चा एक कमरे में और आप दूसरे कमरे में हैं, तो उस बच्चे को वो इम्प्रिंट्स बन रहे हैं। एक तरह से वो उसके लिए अब्यूज़ है, एक तरह से उसके लिए इमोशनल अब्यूज़ है, जिसका असर उसको बाद में शायद देखने को मिलेगा। और ये बहुत फेज़ जो है वो क्रिटिकल फेज़ कब से कब तक का मानते हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बच्चे को नर्चर करने को? आपने काफ़ी रिसर्च किया है मेरे ख्याल से इस चीज़ के लिए। इसको भी हम क्रिटिकल पीरियड्स होते हैं बच्चों में अपने स्किल्स को सीखने के लिए। तो हर एज ग्रुप के लिए सीखने के लिए क्रिटिकल पीरियड रहते हैं। तो जैसे कि चलना सीखने के लिए, दौड़ना सीखने के लिए, बोलना सीखने के लिए, उस क्रिटिकल पीरियड में अगर उसके आसपास बोलने वाले लोग नहीं हैं तो उसको बोलना सीखना या उसमें दक्षता हासिल करने में बाद में दिक्कत आती है। तो हर स्किल के, चलना, बोलना, दौड़ना और बाद में जो हमारे इंटेलेक्चुअल हायर लेवल के इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं, इन सब के लिए कुछ एक पर्टिकुलर क्रिटिकल पीरियड्स होते हैं। तो आप जैसे वो कह रहे हैं कितना क्रिटिकल है, यस, जो ये पहले 5, 6, 7 साल है या 5, 6, 7 साल का बच्चा जब आपके साथ है, ये उसका मास्टरी का टाइम है। उसने स्किल्स को मास्टर करना है, उसने अपने इमोशंस को सीखना है, समझना है। तो ये टाइम बहुत क्रूशल है कि उस वक्त में उसको बड़े ही सेंसिटिविटी से, केयर से और लव से हैंडल किया जाए। तो ये उसका क्रिटिकल पीरियड है इम्प्रिंट्स बनने के लिए। एक और बात कही जाती है डॉक्टर साहब आखिर में, बहुत वक्त ले लिया आपका, कि 3 मिनट, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुबह का 3 मिनट आप इमोशनल बॉन्डिंग के लिए, एक अच्छे बॉन्डिंग के लिए बच्चे को 3 मिनट सुबह दीजिए कम से कम। दोपहर में जब आए अगर आप घर पे हैं तो वो 3 मिनट दीजिए, और रात में जब बेड पे आप जा रहे हो तो 3 मिनट प्यार से। इसको लेके कोई साइकोलॉजी में कोई थ्योरी भी है या आपका अपना आकलन कुछ? अच्छा, पहले तो मुझे इसके बारे में अपनी अज्ञानता जाहिर करनी पड़ेगी कि मैं इसके अक्रोस पे नहीं आया हूँ। नहीं, लेकिन आपने एक बात कही, क्वालिटी टाइम, वो उससे जुड़ा हुआ है कि आप रोज़ दिन दीजिए, थोड़ा थोड़ा ही दीजिए, लेकिन दीजिए। अचानक उस पर प्यार का बोझ ऐसा मत उड़ेल दीजिए कि अचानक वो सब कुछ हो जाए। बिल्कुल, तो उससे जुड़ी हुई चीज़ है एक तरीके से, लेकिन मैं ऐसे ही समझना चाहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। तो उसमें मैं वही ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि आपको, देखिए अगेन, टाइम का कोई आप पैमाना मेरे ख्याल से लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में ये भी देखा जाए अगर 1 या 2 भी मुश्किल से मिलेंगे आपको बच्चे। तो लोग 1 बच्चा कर रहे हैं, तो 1 बच्चा है वो तो फोकस ऑफ अटेंशन है ही दोनों माँ बाप का वो करके। तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं वो आपके घर का अडल्ट है, बच्चा नहीं है। तो अगर आप जितनी जल्दी आप ये समझ लेंगे, क्योंकि वो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स भी वही देख रहे हैं, सारी एडवर्टाइजमेंट्स उसी के ऊपर टारगेटेड है, सारा सब कुछ उसी के ऊपर टारगेटेड है। तो आप भी अगर उसको ऐसे ही ट्रीट करना शुरू कर दें, बीच बीच में हल्का फुल्का ऑफिस की इंट्रिकेट चीज़ें आपने उसके साथ नहीं बतानी है, लेकिन छोटा, तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम भी बढ़ जाएगा उसके साथ में। आप ऐसे ही कोई हल्की फुल्की बात करना शुरू कर सकते हैं कि अच्छा हो, आज वो मेरे साथ मेरे डेस्क पे वो जो बैठती है ना, तो वो आज खाने के लिए ना कटलेट लाई थी, और उसके कटलेट में टमाटर था और प्याज था और ये चीज़ थी, और वो टेस्ट उसका बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो हम जब बनाते हैं हमारे वाले टमाटर में तो पता नहीं ऐसा टेस्ट क्यों नहीं आता, तो मैं उससे अब उसके आप उसको एक तरह से उसका इंटरेस्ट वाली चीज़ आपने आप उसके टू वे कम्युनिकेशन हो गया। तो इस तरह से आप टाइम इंक्रीज कर सकते हैं उनके साथ इंटरेक्शन करने का। आप ये नहीं ला सकते कि आपके ऑफिस में जो पॉलिटिक्स चल रही है उसको आप उसके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और ये हो रहा है, इसको हम कहते हैं एनमेशमेंट। लेकिन वो बच्चा सुन रहा है, अगर पत्नी से भी आप बात कर रहे हैं, पत्नी से नहीं, वो लोग बच्चे से बात कर रहे हैं, इसे फ़ोन पे भी सुन रहा है और लोग बच्चे से भी ऐसी बात कर रहे हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि और कोई है नहीं, क्योंकि तो उसके साथ भी कई बार वो उसके साथ में इतनी इंट्रिकेट बातें कर रहे हैं एज एन उनको वो ट्रीट करके। तो आप अपना उसको टोन डाउन कीजिए, आप अपनी तरफ से कहानियाँ बनाइए, इसको जैसे क्रिएटिविटी कहते हैं। आप अपनी, ज़रूरी नहीं कि आपको जो हुआ है असलियत में ऑफिस में वही चीज़ें आपको, आप अपनी तरफ से कहानियाँ बनाइए,
आप रास्ते के रिलेटेड कुछ ना कुछ कहानी बना लीजिए कि आज जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा एक लड़की रंग बिरंगे रिबन लेके उसको लहरा के और ये डांस कर रही थी, वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, मेरा मन कर रहा था ये मेट्रो छोड़ दूँ मैं, लेकिन फिर मुझे लगा अरे विकास घर पे इंतज़ार कर रहा होगा तो मुझे जाना चाहिए जल्दी, ऐसे कर। तो आप काम करते रहिए, साथ साथ अगर आप कर सकते हैं उसके साथ में, तो ये चीज़ अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। माफ़ी चाहता हूँ सर, एक सवाल और बढ़ गया मेरा। कोई बच्चा जिसको आपने ट्रीट किया हो, जो आपके पास आया हो अपनी शिकायत को लेके, उम्र के बड़े पड़ाव पे 8-9 साल 10 साल बाद ही सही, पेरेंटिंग में कोई ऐसी चूक हुई जिसकी वजह से डिप्रेशन कह लीजिए या बाकी चीज़ें कह लीजिए, जिसके पास वो ट्रीटमेंट के लिए आना पड़ा, वो क्या मिस्टेक्स हैं अगर हैं जिसको कभी नहीं करना चाहिए? अगर आपका बच्चा 15 साल 16 साल तक 18 साल से नीचे है, बीमार पड़ सकता है अगर आपने उस तरीके से उसको किया तो। देखिए वैसे तो हमने जैसे पहले भी कहा था कि कोई 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम कहेंगे तो बहुत कैटेगोरिकल चीज़ें हैं कुछ जो किसी भी आदमी के साथ लागू होती हैं कि फिज़िकल अब्यूज़, जहाँ पे मेरा गाल आता है वहाँ पे आपके हाथ की आज़ादी ख़त्म हो जाती है, तो वो बच्चों के साथ भी लागू होती है। इमोशनल अब्यूज़ कि अननेसेसरी की उनको टॉन्ट करना, अननेसेसरी का गाली देना, अननेसेसरी का सब करना, उनके सामने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के लड़ाई करना आपस में, या फ़ोन पे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के किसी के साथ लड़ाई करना, गाली गलौज करना, ये सब भी नहीं होना चाहिए वो करके। इसके अलावा शायद मैं या अपनी जो चीज़ें आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हैं और उसकी एज के बराबर नहीं है, जो उसकी समझ के बराबर नहीं है, ऑफिस की पॉलिटिक्स या घर की पॉलिटिक्स या अपनी माँ के बारे में या अपने किसी भाई के बारे में या अपने किसी रिश्तेदार के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बताना जो उनकी कॉम्प्रिहेंशन के बराबर की नहीं है, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि कल को अगर उनको परेशानी हुई तो सिर्फ इन्हीं वजह से हुई, हम सीधा ऐसा करके कह देंगे, लेकिन हाँ ये चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं, ये चीज़ें उनके इम्प्रूवमेंट को भी डिले करती हैं, उनके प्रोग्नोसिस को भी पुअर बनाती हैं। मान लो बीमारी उनको वैसे भी होनी थी तो उनके इम्प्रूवमेंट को पुअर बना देंगी वो करके, और उनको बीमारी को शुरू करने में भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो ये तो है, ये सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत लंबा वक्त दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए, देखते रहिए, दिखाते रहिए किड्डोक्रेसी। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।